हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोटस टू लव में। आज इस फैन फिक्शन का पार्ट 9 है। अगर आपने इस फैन फिक्शन के पहले के पार्ट नहीं देखे तो जाकर देखिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम हमारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट की शुरुआत बीजिंग से होती है, जहाँ सिचन अपनी आंखों को रोल करते हुए कभी वांगजी को देख रहा था तो कभी उसकी बेड को देख रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वांगजी ने उन रोब्स को, उन क्लॉथ को और फोरहेड रिबन को युआन को पहनाया था और उसे बेड पर लेटाया था। इसीलिए सिचान इतने हैरान होकर कभी वांगजी को तो कभी युआन को देख रहे थे कि फोरहेड रिबन और वो क्लॉथ वांगजी के थे जो उसके बचपन के थे, और उन क्लॉथ में और उस फोरहेड रिबन में वो लिटिल वांगजी देख रहा था। इसीलिए सिचान एक तरफ लिटिल वांगजी और एक तरफ यंग वांगजी दोनों को देखकर हैरान थे। वांगजी को वो क्लॉथ इसलिए इतने जल्दी मिले क्योंकि वांगजी जानता था कि उसकी बचपन की अब तक की सारी यादें और सारी चीज़ें उसके अंकल ने, उसके शिफू ने बहुत ही अच्छी तरह संजो कर रखी है। इसीलिए इतनी जल्दी उस डिसिपल ने उसे क्लॉथ और फोरहेड रिबन ला कर दिया था। सिचान आखिर ये ख्वाब देख रहे हैं या फिर ये सच है, ये जांचने के लिए सिचान धीरे धीरे अपने कदम वांगजी की बेड की तरफ बढ़ा रहा था। वांगजी के बेड के पास जाकर सिचन ने युवान के फोरहेड को छुआ। हाँ, ये सपना नहीं है, ये सच है। ये एक ड्रीम नहीं है, ये एक हकीकत है, रियल है। इसका मतलब ये बच्चा वांगजी का चाइल्डहुड नहीं है, लेकिन ये इतना वांगजी से सिमिलर क्यों है, एकदम वांगजी के जैसा। सिचान हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी को कहता है, वांगजी आखिर ये कौन है, इसका नाम क्या है और तुम इसे कहाँ से लाए हो, बताओ इसके पेरेंट्स कहाँ है। इन सवालों की बौछार सिचान ने वांगजी पर करनी शुरू कर दी, लेकिन वांगजी ने कहा, ब्रदर मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा, लेकिन वापस आने के बाद मैं पहले अंकल से मिलना चाहता हूँ और उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और इसके लिए। वो सच्चाई जो अब तक मैंने आपसे भी छुपाई है, अंकल से भी छुपाई है, और वो बात जो अब तक मुझे खाई जा रही है ब्रदर। वांगजी की ऐसी बातें सुनकर सिचान घबराते हुए वांगजी की तरफ देखते हैं, वांगजी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जो कहना है वो स्पष्ट कहो। वांगजी अपनी घबराती हुई आवाज़ में कह रहा था, ब्रदर मैं बताऊंगा, लेकिन तब तक आप इसे हीलर्स को दिखाइएगा और इसका ख्याल रखिएगा। तब तक यहाँ रुकिएगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। सिचन पहली बार वांगजी को इतना घबराते हुए देख रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे वांगजी इतना घबरा रहा है। लेकिन वांगजी मन में कहता है, ब्रदर अगर मैंने अंकल को ये नहीं बताया तो अंकल इसे यहाँ रुकने की परमिशन नहीं देंगे, इसलिए मुझे अंकल को बताना होगा। ये सोचते हुए वांगजी वहाँ से चला जाता है और वांगजी के जाने के बाद सिचान युआन के पास बैठ जाते हैं। सिचान युआन के पास बैठकर एक गहरी सोच में डूब जाते हैं कि आखिर वांगजी ने इसे अपना फोरहेड रिबन और लान क्लान के क्लॉथ क्यों पहनाए हैं, वांगजी आखिर इसे कहाँ से लाया है। इस सोच में सिचान डूबे ही थे कि तभी वहाँ हीलर्स आते हैं और हीलर्स सिचान उन्हें बो कर युआन को देखने को कहता है। हीलर्स युआन को देखकर उसे जांच कर सिचान को कहते हैं, इसे हाई टेम्परेचर है, अगर इसका टेम्परेचर रात तक ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो अपनी कुछ बचपन की यादें भी भूल जाए। ऐसा कहकर वो हीलर्स सिचान के हाथों में मेडिसिन थमा देते हैं और उसे युआन को टाइम टू टाइम खिलाने को कहते हैं। और जाते हुए सभी हीलर्स आगे कहते हैं, उस नाइटलेट सिटी की वार की वजह से हर क्लैन पूरी तरह तहस महस हो गया है और हर जगह सिर्फ इलाज ही यही चल रहा है। वांगजी अपने अंकल के कमरे में जैसे ही एंटर करता है अपने घुटनों पर बैठ जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पहुंचने से पहले ही
ये दो बातें वहाँ पहुँच चुकी थी कि वांगजी किसी 3 साल के बच्चे को लेकर आया है और उसने अब 36 डिसिपल्स को बुरी तरह से घायल किया है। इस वजह से कुरेन जो वहाँ गुस्से से बैठे थे, वांगजी को देखकर वो गुस्से से खड़े हो जाते हैं और वांगजी को कहते हैं, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? पहले तो तुमने लैन क्लैन के 36 डिसिपल्स को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया और अब किसी 3 साल के बच्चे को लाए हो। जवाब दो, जवाब दो। क्या तुम क्लैन के रूल, डिसिपल्स, एजुकेशन भूल गए हो जो तुम्हें दोबारा से याद दिलाना होगा? वांगजी अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है, नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं भूला। उन्हीं रूल में से एक रूल को मैं फॉलो कर रहा हूँ, हमेशा अपने कल्टीवेशन पार्टनर को प्रोटेक्ट करना। वांगजी की ये बात सुनकर तो लान कुरैन एक पल को अपनी सांस लेना रोक देते हैं और भूल जाते हैं कि उन्हें सांस लेनी है। वांगजी, क्या तुम होश में हो कि तुमने अभी क्या कहा है? क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कह रहे हो? पार्टनर, कल्टीवेटर पार्टनर, बताओ कौन है तुम्हारा कल्टीवेशन पार्टनर? वांगजी कहता है, वही जिसको आपने मेरे बेहोश होने का फ़ायदा उठाकर लान क्लान से बाहर किया, मुझे बिना बताए, और मैं आज तक यही समझता रहा कि वो मुझे छोड़कर चला गया। ये सुनकर तो लान कुरैन को बहुत बड़ा वाला सदमा लग जाता है और वो जहाँ खड़े थे वही स्टक हो जाते हैं। वो सोचते हैं, इसी बात का तो रिग्रेट मुझे आज तक है वांगजी। जियांग फेमियन से मिलने के बाद, उसकी आधी अधूरी कहानी सुनने के बाद मैं इतने गुस्से में था कि क्या सच है और क्या झूठ है ये भी ना समझ पाया और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन उसकी पूरी सच्चाई, उसका दुख मुझे तब पता चला जब मुझे मैजिकल बुक मिली। हाँ वांगजी, मैं उसका दोषी हूँ, मैं उसका गुनहगार हूँ, लेकिन जब तक मैं उसे रोक पाता तब तक मैंने बहुत देर कर दी थी। मैं जानता हूँ उसने मेरे लिए, मुझे इम्प्रेस करने के लिए हर वो कोशिश की और वो उन कोशिशों में कामयाब भी हुआ। इसलिए तो मैं जियांग फेंगमियांग के पास गया था। मैं खुश था तुम दोनों के लिए, मैं खुश था तुम दोनों को साथ देखकर, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी वांगजी। मतलब वो मैजिकल बुक तुम्हारे सामने भी अपेयर हुई थी और उसकी वजह से तुम भी उसकी सच्चाई जानते हो वांगजी? लान कुरैन अपनी इन ख्यालों में और थॉट्स में डूबे ही थे। वांगजी आगे कहता है, यह सच है कि ये बात मुझे अभी पता चली है। मैं नहीं जानता कि आपका इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या मोटिवेशन था, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ अंकल। लेकिन एक बात है जो आज तक वो भी नहीं जान पाया और ना ही मैंने आपको बताई है अंकल। इसके बाद आप मुझे जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हैं, मैं आपकी हर पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। आज एक के बाद एक लान कुरैन को शौक पे शौक लगे जा रहे थे। वांगजी आगे कहता है, अंकल, जब मैं उसे शिवानु केव से लेकर आया था तब वो बेहोश और बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे होश आने के बाद मैं उसे कोल्ड पॉन्ड लेकर गया था उसके ज़ख्म हील करने के लिए, लेकिन वो जैसे ही अंदर गया वो नीचे जाने लगा और मैं भी उसका हाथ पकड़कर नीचे चला गया और हम दोनों उस गुफा में पहुँचे, जिस गुफा की कहानी है कि वहाँ सिर्फ ट्रू लव्स और ट्रू कल्टीवेटर पार्टनर ही पहुँचते हैं और वहाँ लैंड फैमिली मेंबर्स ही सरवाइव कर पाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इस फैन फिक्शन में जंगशा विंग को लेकर नहीं गया था, बल्कि शुआनु क्यो में डीमन के साथ लड़ने के बाद, उसे हराने के बाद वांगजी विंग को लेकर जिंगशे आया था। ये तब की बात है। ये बात हमारे लैन क्लैन की हिस्ट्री बुक में है और वहाँ सिर्फ कुछ ही कल्टीवेशन पार्टनर्स जा चुके हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हम अपने कदम जैसे आगे बढ़ा रहे थे तभी एक चीखती हुई आवाज़ आई, तो तुम आ गए। उसकी आखिरी निशानी, उसके आखिरी वंशज। और जैसे डर के साथ से अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे वैसे वैसे वो आवाज़ें भी तेज हो रही थी और ज़्यादा हो रही थी, ज़्यादा लोगों की सुनाई दे रही थी जो कह रही थी, लान ई, तुमने इन आयरन की वजह से उसके सोल के कितने टुकड़े किए हैं, उसके सोल को कितना डैमेज किया है और इस वजह से उसकी सोल कितने टुकड़ों में बट गई है। अब तुम उसकी सोल को कभी भी एक नहीं कर सकती। कुछ चीखते चिल्लाती हुई आवाज़ें। शान फेंगजियो, नहीं शान, तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर ने अपनी जान दे दी।
तुम्हारी लाइफ के लिए उसने डेथ को चुना, तुम्हारी वजह से, सुना तुमने, लेकिन फिर भी तुमने उसके प्यार को एक तरफा प्यार का नाम दिया। जिस तरह उसकी डेथ का कारण तुम्हारा प्यार बना, इसी तरह से तुम्हारी हर आने वाली पीढ़ी में उनके मौत का कारण उनका प्यार बनेगा। मैं लान ई तुम्हें ये कर्ज देती हूँ, इसका फल तुम्हारी हर आने वाली पीढ़ी भुगतेगी और आने वाली तुम्हारी पीढ़ी में हर किसी की मौत की वजह उसका प्यार बनेगा और तुम भी इसी तरह से मरोगे। सुना तुमने, तुम्हारी भी डेथ तुम्हारी प्यार की वजह से होगी। ये आवाज़ें मुझे तो हार्म नहीं कर रही थी, पर बीइंग इनकी वजह से पूरा काँप रहा था। उसकी नोज से ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी बॉडी पूरी स्वेट हो गई थी, उसकी आंखें ब्लैक हो रही थी, वो अपना होश खो रहा था। देखते ही देखते अचानक उसके बॉडी के अराउंड एक ब्लैक स्मोक हो गया और वो पूरी तरह से ब्लैक स्मोक में एक अलग ही इंसान लग रहा था। मैं डर गया था, मैं डर रहा था उसे खोने से, उसे कुछ होने से। और मुझे लगा कि ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लन फैमिली का हिस्सा नहीं है। मैं उसे नहीं खोना चाहता था, मैं उसे कुछ होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं उससे ये कहकर वो अंगजू रुक जाता है और कहता है, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसके हाथ पर अपना फोरहेड रिबन बांधा। मैं जानता हूँ फोरहेड रिबन का मतलब क्या होता है। हम अपने लाइफ पार्टनर को मैरिज के टाइम उससे बांधते हैं और मैंने ऐसा ही किया उसे अपना फैमिली मेम्बर बनाने के लिए, और मैंने उसके हाथ पर अपना फैमिली फोरहेड रिबन बांधकर वहाँ रखी। लान फैमिली की जिदर उसके सामने 3 टाइम बो किया और तब जाकर वो अपने होश में आया और वो आवाज़ें अपने आप बंद हो गई। लेकिन उसके तुरंत बाद एक आवाज़ आई, तो तुमने अब इसे चुना है। लेकिन इस आवाज़ के साथ विंग ने भी मुझे क्वेश्चन भरी आंखों से देखा और मुझसे पूछा कि लंजा, तुमने ऐसा क्यों किया है, ये फोरहेड रिबन मेरे हाथों पे क्यों बंधी है। लेकिन उस वक्त मैं खुद शॉक में था, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं बता पाया कि उस फोरहेड रिबन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है और उसे रिस्ट पर बांधने से क्या होता है। और वांगजी की इन बातों को सुनकर लान कुरेन को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो शॉक खाकर नीचे गिर जाते हैं और अपना सर पकड़कर कहते हैं, वांगजी, तुमने ये क्या किया? तुम होश में हो? तुम्हें रियलाइज़ है तुमने अभी क्या कहा है? लगता है तुम्हें उसके मौत का सदमा इतनी बुरी तरह से लगा है कि तुम अपना मेंटल हेल्थ खो चुके हो। होश में आओ वांगजी, होश में आओ, ऐसी उठ पटांग बातें मत करो। वांगजी कहता है, नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, होश में तो मैं अब आया हूँ, वो भी 3 साल बाद। वांगजी आगे कहता है, अंकल, मैंने उससे तभी मैरिज कर ली क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, पर मैं उससे ये नहीं बता पाया और ना ही कभी बताने की हिम्मत कर पाया। ये सुनकर लान कुरेन जितनी बड़ी शौक में थे, ये सारी बातें सुनकर उनसे भी बड़ा शौक किसी और को लगा था जो वहाँ मौजूद था, और वो थी वो सोल। लान कुरेन के साथ साथ उस सोल का भी मुंह खुला का खुला रह गया था, जो अभी यहाँ आई थी वांगजी को तलाश करते हुए। वो सोल खुद से ही कहती है, मुंह बंद कर लो, नहीं तो इसके चक्कर में मक्खी अंदर चली जाएगी। अपने सर को पकड़कर वो सोल नीचे बैठ जाती है और कहती है, ओह मदर, ये कितना धोखेबाज है, उससे शादी भी कर ली, उसे बिना बताए। ये तो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ लगता है, बिना प्यार का इजहार किए डायरेक्ट मैरिज। ओह मदर, मुझे लगता था ये बहुत स्लो है, लेकिन ये तो सुपर फास्ट निकला। बस अब ये ना कहना कि मैंने वो सब भी कर लिया, तब तो ये सुनकर मैं फिर से मर जाऊंगी सच में। लेकिन लान कुरेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस बात से सदमे में नहीं बल्कि गिल्टी फील कर रहे थे, और वो अपने कदम पीछे ले जाने लगे। ये देखकर वो सोल हैरानी से लान कुरेन को देख रही थी और उनके पास जाकर वो उनके थॉट्स पढ़ने लगी और वो जोर से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि
आखिर वो सोल किसकी होगी और उन्हीं को बटरफ्लाई मैसेज किसने भेजा होगा। और हाँ, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।